नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपी बाय आंचल पे। मेरी जो क्लास है वो चंडीगढ़ जीपीटी पेपर को लेकर है। तो टॉपिक हमारा रहेगा लर्निंग का। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे। टोटल आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिए हैं। पहले वाले 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगी, बचे 10 का सोल्यूशन मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगी। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से 2 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात कि आप लोगों ने वीडियो में कमेंट करा था कि मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाऊं। लाइव आना अच्छी बात है, आप लोगों के जो भी डाउट है आप उसमें टीचर से उस समय पूछ लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैंने कोई आपके लिए पेड बैच नहीं शुरू किया है। ठीक है, 15 नंबर की बात है, इतना मैं कर सकती हूँ आपके लिए। बट आपसे ये जरूर चाहूंगी कि कम से कम अगर आप लोग 100 भी मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो मैं लाइव क्लासेस को करूंगी। अदरवाइज इस तरीके से मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो मैंने डाले हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी तरह ही डलेंगे। पहले क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, सोल्यूशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के दूंगी। सेकेंड, जो बैच आप लोग चाह रहे थे कि एक पेड बैच आपके लिए लाया जाए चंडीगढ़ जेबीटी के लिए, तो बेटा अभी मेरी एटेक्स से बात चल रही है, पर अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई। तो बैच में तभी अनाउंस कर पाऊंगी जब मेरे पास एक प्रॉपर टीम होगी, और वो प्रॉपर टीम किसी एटेक के थ्रू ही होगी। बट थिंग्स आर इन प्रोसेस, नथिंग हैज़ बीन फाइनलाइज एज येट। तो मेरा वाला जो पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का है, मैं आप लोगों को अपने चैनल पर इसी प्रकार से कराती रहूंगी। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पेपर आप लोगों का चंडीगढ़ जेबीटी का। टॉपिक आप लोगों का लर्निंग का है। सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है कि मेरा सब्जेक्ट है आप लोगों के साथ, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। आप लोगों के इस टॉपिक में नाम क्या लिखा हुआ है? कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। जब हम बात करते हैं एक अधिगम को संपन्न बनाने वाले वातावरण के बारे में, तो इसके अंदर बेटा कई चीजें शामिल होती है। केवल हेडिंग है, हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। देखने में आपके 7 टॉपिक हैं, पर 7 टॉपिक के अंदर काफी सारी चीजें और हैं। पहला है कि आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ लर्निंग पता हो, यानी कि अधिगम की क्या अवधारणा है। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या नेचर है। उसी नेचर में आपके प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक सभी आ जाते हैं कि अधिगम की क्या प्रकृति है। यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ लर्निंग भी है। जब टाइप्स ऑफ लर्निंग आ जाएगा तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए थियरीज ऑफ लर्निंग भी हो। जो भी थ्योरीज आती है वो आपके एक खास वाद को लेकर होती है कि ये थ्योरी जो है ये आपकी व्यवहारवाद को लेकर है, संज्ञानवाद को लेकर है, निर्मितवाद को लेकर है। तो वो भी आप लोगों को करनी है। और साथ ही साथ आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात, वो इसी के साथ एक और कवर करूंगी, जिसमें है आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ज्यादातर क्वेश्चन आपको फैक्टर्स में से आता है, लेकिन वो टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आपने पूरा पढ़ा हो। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर आपको परिभाषाएं पढ़नी होंगी। कभी कभी कोई परिभाषा पूछ ली जाती है, चाहे चांसेस नहीं है क्योंकि 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर डेफिनेशन समझ में आती है तो आपको प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर को समझने में मुश्किल नहीं होगी। सारी परिभाषाएं तो नहीं लिख रही हूँ, मोटा मोटा पॉइंट आपको लिखकर दे दूंगी जिससे कि आप पहचान पाए। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं पहला गेट्स की परिभाषा का, अगर सबसे पहले मैं गेट्स की बात करूं तो ये कहते हैं चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अनुभव या प्रशिक्षण का परिणाम है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, इसके कारण। इसी प्रकार अगर हम अगला लेकर चलते हैं स्किनर का, तो स्किनर कहते हैं व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन, व्यवहार के अर्जन में
प्रगति की प्रक्रिया। ब्रीफली अगर लिखो इंग्लिश में तो ये है आपका प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। इसी तरीके से अगर इसके अंदर हम लेकर चलते हैं वुडवर्थ का, तो वुडवर्थ कहते हैं एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग so far it results in development. Any activity can be called learning as long as it develops an individual. Develops an individual. और ये किस प्रकार से डेवलप की बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो भी परिवर्तन आएगा वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर है। लर्निंग बेटा आप लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकती है और नकारात्मक भी। आप देखते हैं टीवी पे कई नाटक आते हैं, क्राइम पेट्रोल आपने सुना होगा। उनका नाटक को बनाने का उद्देश्य रहा था कि लोगों को क्राइम के प्रति सतर्क करना, अलर्ट करना। लेकिन आपने देखा उसी से बहुत सारे, खासकर जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने क्राइम करने के तरीके भी सीखे हैं। तो वो भी अपने आप में लर्निंग है, क्योंकि आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है। अब ये परिवर्तन क्या आपको प्रगति के पथ पर लेकर चल रहा है या विनाश के पथ पर है तो व्यवहार में परिवर्तन। तो इन्होंने यहाँ पे करा है कि ये गुड भी हो सकता है और आपका बैड भी हो सकता है, पर ये पक्का है that it will alter or change in your behavior. Because अगर लर्निंग में चेंज इन बिहेवियर है तो ये जो नया व्यवहार है इट वुड हैव बीन डिफरेंट अदरवाइज, कि जो आपका पहले रहा होता उससे बिल्कुल अलग रहा होता। ये बात खास वुडवर्थ ने बोली है। उसकी बात अगर हम और परिभाषाओं को देखें तो गिलफर्ड साहब कहते हैं कि ये है आपका चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ बिहेवियर। व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार के कारण। देखा ही है भाई, अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो बात आपको चुभ गई है तो उस बात के कारण आपके व्यवहार में बहुत ही बदलाव आ जाएगा। तो टीचर के लिए भी जरूरी है कि क्लास में जब बच्चे आए तो उनको हम कुछ भी ऐसा डीमोरलाइज करने वाली बातों को ना कहें। समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी समझने की शैली को समझते हुए अपने तरीके में बदलाव करें। तो ये बात हमारी है गिलफर्ड की। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अगर हम मर्फी की बात को लेकर चलते हैं तो मर्फी कहते हैं कि चेंज इन बिहेवियर है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है। ये भी इस बात को कहते हैं विच इज मेड टू मीट द नीड्स ऑफ एनवायरमेंट, विच इज मेड टू मीट एनवायरमेंटल नीड्स। जो भी पर्यावरण की मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए व्यवहार का परिवर्तन। इन सभी परिभाषाओं में मुझे वुडवर्थ की और खास एक और परिभाषा जो आप लोगों से पूछी भी गई है कई बार पेपर्स में, पर बच्चे उसके नाम में गड़बड़ कर जाते हैं, वो है हिलगार्ड एंड एटकिंसन एंड एटकिंसन। तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, हिलगार्ड, एटकिंसन एंड एटकिंसन। ये कहते हैं relatively change in behavior, relatively stable change in behavior as a result of experience। सापेक्षिक रूप से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो कि अनुभवों के कारण है। इन परिभाषाओं को देखकर आपको लर्निंग के बारे में कई बातें पता चलेगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लर्निंग अपने आप में क्या है, लर्निंग डिनोट्स व्हिच काइंड ऑफ चेंज, किस प्रकार के बदलाव व्यवहार में देखे जा सकते हैं। पहला, टेम्पररी चेंजेस, दूसरा परमानेंट इररिवर्सिबल
changes. ठीक, मान लो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पूछूं आप लोगों को, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, बी ओनली टू, सी बोथ, डी नन। क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है आप लोगों को, जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, आदत है क्वेश्चन बनाने की बीच बीच में, तो इसीलिए क्वेश्चन और लिख दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर बनेगा बच्चों नन। दोनों ही बातें अपने आप में इनसफिशिएंट है। लर्निंग जिस चीज को लेकर है वो बात यहाँ पे पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पा रही है। पहली बात, लर्निंग में कोई आपका टेम्पररी चेंज नहीं है। टेम्पररी चेंज तो आपका वो भी हो जाता है कि आपका मूड खराब है, आपको तेज बुखार है, आपके व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है, आप थके हुए हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। बट हाँ, थोड़ी देर के बाद जब आप फ्रेश हो जाएंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो जो भी परिवर्तन है, अगर वो अपने आप में टेम्पररी है तो वो लर्निंग के दायरे में नहीं आता। अब हमें लगेगा अगर टेम्पररी नहीं है तो भाई परमानेंट हुआ ना इसका मतलब, तो सेकंड वाली बात सही होनी चाहिए। पर सेकंड वाली बात भी ठीक नहीं है। बहुत बारीकी के साथ इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर जो एटकिंसन साहब बोले हैं, ये रिलेटिव परमानेंट स्टेबल, रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। यानी कि इसके अंदर अगर आपने कहा ये पूरी तरह परमानेंट है तो फिर तो बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो आपने एक बार सीख लिया, अगर वो हर बार के लिए वही बना रहा और आप नई चीज़ों को धारण नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर अगर हम बात मर्फी की भी लेकर चले तो आप एनवायरमेंटल डिमांड्स के साथ कोप अप कैसे करेंगे। आज हम लोग भी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाले, अपने हाथ से लिखकर सारी चीज़ें कराने वाले, आज हमको भी डिजिटल बोर्ड के ऊपर ऑनलाइन मोड में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि लर्निंग के अंदर हमें भी अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू मीट द एनवायरमेंटल नीड्स। तो यहाँ पर दोनों ही बातें अपने आप में गलत है। सही बात सेकंड वाले में क्या मिसिंग हो गई है, क्योंकि इन्होंने टोटली परमानेंट जो कर दिया कि इरिवर्सिबल है, तो इसका मतलब डी लर्निंग की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि जब भी अधिगम होगा तो उसमें अन अधिगम की, पुराना जो भी आपने गलत सीखा है, अधूरा सीखा है, उसको उसमें संशोधन करने की गुंजाइश होती है। तो वो पॉइंट हमारे को सेकेंड वाले में भी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए दोनों ही आंसर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब इस चीजों को लेकर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लर्निंग की नेचर क्या है। तो लर्निंग के नेचर के अंदर आता है पहला कि लर्निंग हमारी लक्ष्य निर्देशित है, यानी कि गोल डायरेक्टेड है, गोल ओरिएंटेड है, हमेशा अपने आप में पर्पसफुल है। तो हमारे को कई बार लगता है कि नहीं जी, लर्निंग तो आपकी ऐसी इंसिडेंटल भी हो सकती है। वो इंसिडेंटल लर्निंग का मतलब ये है कि कुछ सिचुएशंस में हमारी हो जाती है, बट अमूमन प्राय बाय एंड लार्ज लर्निंग जब भी होती है, इट इज ऑलवेज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है दैट हैज अ पर्पस। आप अगर मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो इसीलिए देखेंगे बिकॉज यू हैव अ पर्पस, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिख दूंगी चंडीगढ़ जेबीटी टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक नंबर 1, ताकि आप लोगों को लगेगा अगर ये थंबनेल आपके गोल तक आपको पहुंचाने में मददगार साबित होगा तो आप शायद आप देखेंगे भी और शायद शेयर भी कर दें। उसके बाद है आप लोगों का लर्निंग जो है वो आप लोगों की कंटिन्यूअस है, हमेशा जीवन भर होने वाली प्रक्रिया है। तो ये अपने आप में सतत प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक है, ये कहीं पर भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये आप लोगों के जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी जगह पर हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि कौन सा लर्निंग के बारे में सही नहीं है कि लर्निंग इज यूनिवर्सल, एंड सेकेंड वाला मैं कहती हूँ लर्निंग occurs only in formal institution, अधिगम हमेशा औपचारिक संस्थानों में होता है। तो सेकेंड वाला पॉइंट गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि लर्निंग तो कहीं पर भी हो सकती है, जिसको आप इनफॉर्मल लर्निंग कह रहे हैं। तो वो इनफॉर्मल लर्निंग वर्ड के मायने ये है कि जिसको हम हमेशा ले लेते हैं कि गोल ओरिएंटेड नहीं है।
नहीं बेटा, इनफॉर्मल लर्निंग के मायने सिर्फ इस बात को लेकर है कि हमेशा वो औपचारिक संस्थानों में नहीं होती, वो आकस्मिक रूप में किसी भी स्थिति में हो जाती है, वो उस यूनिवर्सल पहलू के अंदर आ जाती है कि इनफॉर्मल लर्निंग इज ऑल्सो देयर, बिकॉज लर्निंग डज नॉट अकर मेनली इन योर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इट कैन अकर एनीवेयर. दैट्स व्हाई वी से apart from formal learning, informal learning is also there. ठीक है. उसके बाद चौथा वाला पॉइंट मैं आपको लिखकर दे रही हूं. लर्निंग के अंदर हमारे लिए लार्जली जो बात मैटर करती है, तो हम कहते हैं प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट. और ये बात हमारे एनसीएफ 2005 भी कहता है, हमारी एनईपी 2020 भी इस बात को लेकर है. उसके बाद ये जो लर्निंग है ये बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होती है. तो फैक्टर्स की बात मैं अलग से कर देती हूँ, क्योंकि फैक्टर्स अपने आप में मेनली अगर हम कहें तो दो प्रकार के हैं. तो लर्निंग अपने आप में, अधिगम अपने आप में एक अंतःक्रिया है. ये अंतःक्रिया किस बात को लेकर है? ये है आपके पर्सनल फैक्टर्स, और अंतःक्रिया के लिए मैं ये साइन बना रही हूँ, और ये है आप लोगों के EF, यानी कि पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक व वातावरणीय या पर्यावरणीय कारक. ये दोनों ही कारक जो है ये लर्निंग को प्रभावित करते हैं. अब क्या है आपके इंडिविजुअल फैक्टर, क्या है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर, इस पे क्वेश्चन डाले हैं. वर्बली आपको बता देती हूँ कि हमारे बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स, जिसको हम इंडिविजुअल फैक्टर्स कहते हैं, उसके अंतर्गत है कि जो आपके अपने एक व्यक्ति के अंदर के है. भाई उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका अपना बैकग्राउंड, यानी कि अपना बैकग्राउंड के तौर के ऊपर उसकी हेरिडिटी क्या है, उसके बाद उसका अपना किस प्रकार का मोटिवेशन है, उसका अपने बारे में क्या सेल्फ कंसेप्ट है, उसका अपना डेवलपमेंट का पेस क्या है, वो सभी चीजें उस व्यक्ति की खुद की है, वो पर्सनल फैक्टर्स में आएगी. और जहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है तो वहां पर है पहला कंटेक्सुअल फैक्टर. कंटेक्सुअल के मायने जिसको हम कहते हैं संदर्भगत कारक. संदर्भगत का मतलब है लर्निंग काफी हद तक डिपेंड करती है कि आप किस परिवेश को बिलोंग करते हैं. अब आप देखिए, अगर आप किसी ग्रामीण भूमि से है तो आप खेती बाड़ी को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज के साथ बड़े हो रहे हैं. लेकिन शहरों में जब आप आते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो आप लोग उस तरीके के बिजनेस को करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. लेकिन जहाँ पर अगर गाँव को देखेंगे तो वहाँ के पृष्ठभूमि के अनुसार कुछ खास प्रकार के व्यवसाय गाँवों में फलते फूलते हैं. यानी कि हमारी जिस भी प्रकार की लर्निंग होती है वो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती है. और ये चीज केवल इस बात को लेकर ही नहीं है कि आपके व्यवसाय, बल्कि क्लासरूम में भी जो भी आप सीखते हैं वो भी इस चीज को डिपेंड करती है. हम समावेशी के समय में हैं आज, और हमारी एनईपी भी कहती है कि आपको इक्विटी बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर चलना है. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, इफ वी आर एड्रेसिंग टू द लर्नर्स हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एज वेल एज सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स, तो वी रियली नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट. तो हमारे को बच्चों के अलग अलग तरीकों के एग्जाम्पल, अलग अलग तरीकों की शैलियों को टीचर को शामिल करना होगा, ताकि वो सभी बच्चों के अकॉर्डिंगली उनके लिए एक अच्छा कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट कर पाए. इसी तरह क्लासरूम के अंदर टीचर का प्रबंधन शैली क्या है, क्या वो टीचर अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन को लेकर चलती है. तो यानी कि जो भी प्रबंधन शैली है वो भी आपके लिए एक अच्छी वातावरण को बताती है. अगर एक आपने बच्चों को ऐसा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक दिया है तो वहाँ पे डर नहीं है बच्चों को. तो जब डर नहीं है, यानी कि फियर फ्री एनवायरनमेंट है, तो अपने आप बच्चे अच्छा सीखेंगे. तो ये है आप लोगों का कारकों को लेकर. कारकों के साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा, अगले वाला टॉपिक का सब टॉपिक लेकर चल रही हूँ, कि आपकी टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी है. बेटा ये जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है ना, ये आप लोगों की थ्योरी के साथ ये बता रही है कि कौन सी थ्योरी कौन सी लर्निंग की बात करती है, कौन सी थ्योरी कौन से स्कूल ऑफ रिलेट करती है. जैसे कि अगर मैं कहूँ, हम बात करें
प्रैक्टिस लर्निंग की, ड्रिल की, प्रैक्टिस लर्निंग की। तो ये हमारे को मिलता है ट्रायल एंड एरर में। ये हमें थॉर्नडाइक के द्वारा जो थ्योरी प्रस्तावित की गई थी उसके बारे में था, जिनका जो वाद था वो व्यवहारवाद था। जो बिहेवियरिज्म स्कूल है उसका मेन मानना क्या है कि जो भी लर्निंग होती है वो एस और आर के बीच मध्यस्थता को लेकर है। एस और आर के बीच में किस प्रकार का मध्यस्थता, किस प्रकार का मीडिएशन चल रहा है जिस कारण लर्निंग हो रही है। तो थॉर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर में यही बताया कि बिल्ली ने किस प्रकार बार बार प्रयास करके उस उलझन पेटी से बाहर आने में हर बार प्रयास करने के बाद समय कम लेना शुरू कर दिया। तो वही उन्होंने नाम दिया, वो लर्निंग थी। तो वहां पर उस बिल्ली ने एस और आर के बीच में कनेक्शन बनाया कि अगर मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर पैर रखती हूँ तो वो जो लीवर के ऊपर वो पैर को रखेगी वो एक उद्दीपक होगा और उससे एकदम से दरवाजा खुल जाएगा। तो एस और आर, तो इन दोनों के बीच में जो एक संबंध बिल्ली ने बनाया, तभी वो उलझन पेटी से निकलने में कामयाब हुई। अब व्यवहारवाद वालों की मेन अवधारणा ये है कि जो भी लर्निंग अपने आप में होती है, ये व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो पूरी तरीके से अवलोकनीय है और ये मापन योग्य है। चेंज इन बिहेवियर इज डायरेक्टली एविडेंट इन बिहेवियर एंड इट कुड बी ऑल्सो मेजर्ड। तो ये मापनीय भी है। तो इस प्रकार आपको ना एक एक थ्योरी के बारे में मोटा मोटा ये पता होना चाहिए। और अगर आप साथ में ये भी लिख लें कि फलाना जो भी मनोवैज्ञानिक है उनकी किताब कौन कौन सी पॉपुलर रही। तो इस प्रकार अगर आप एक टेबल बना के अपनी सब चीजों को करते हैं तो उससे आपकी लर्निंग अच्छी होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं गेस्टॉल्ट की, तो मान लीजिए मैंने मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा या लर्निंग का पहले नाम लिखती हूँ, इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम किसके द्वारा दिया गया? कोहलर के द्वारा दिया गया। क्या इन्होंने कोई खास किताब लिखी? जी बिल्कुल लिखी। इन्होंने किताब लिखी मेंटालिटी ऑफ एप्स, जिसमें इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी वनमानुष पे जो प्रयोग करा वो बहुत ही फेमस हुआ। इस वाद को लेकर थे, ये गेस्टॉल्ट को लेकर थे, यानी कि जो कि 1912 में आया, जिसकी स्थापना वर्दाइमर के द्वारा, मैक्स वर्दाइमर के द्वारा की गई थी। अब इनका जो एजम्पशन है मेन, वो इस बात को लेकर है कि केवल प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि बिना सूझबूझ के अधिगम नहीं हो सकता। बिना सूझबूझ के अधिगम नहीं हो सकता। तो इस बात को लेकर कहां से ये थॉर्नडाइक से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। ये इस बात को लेकर एग्री नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे लिखा था कि एस और आर के बीच में मध्यस्थता, इस बात से गेस्टॉल्ट राजी नहीं हुए थे। इनका ये मानना था कि अगर आप एस और आर की बात कर रहे हैं तो व्यवहारवाद ये कहता है कि एक खास प्रकार का उद्दीपक एक खास प्रकार की अनुक्रिया को जन्म देगा। क्या मिस हो जाएगा? मिस हो जाएगा कि वो जो भी जीव है वो उस सिचुएशन के सभी तत्वों को इग्नोर कर जाएगा। वो केवल एक और एक ही पॉइंट पर सीमित हो जाएगा कि यदि ये उद्दीपक है तो ये अनुक्रिया है, इन दोनों के बीच में संबंध बना लिया तो एक सिचुएशन में जो इतने और एलिमेंट्स है वो सारे इग्नोर हो गए। तो बिहेवियरिज्म वहां तो कामयाब हो जाएगा जहां पर जानवरों का अधिगम है, पर मनुष्य जो कि एक सूझबूझ का प्राणी है वो जब भी करेगा तो वो सिचुएशन के बाकी एलिमेंट्स को देखेगा, अपने प्रत्यक्षीकरण के द्वारा
यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग जिसके अंदर प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन बहुत मेन है कि वो कैसे ये देखता है कि एक समस्या के समाधान के लिए मेरे पास कौन कौन से साधन मौजूद है और उन साधनों का संयोजन करके मैं साध्य तक कैसे पहुंचूं. हाउ एम आई गोइंग टू assimilate the elements present in the situation which could be a means to reach to the end or solving the problem. वही बात सुल्तान ने करी थी जब उसको पिंजरे में बंद रखा गया और उसने छड़ी, बॉक्स, उन सारे तत्वों को देखा. केवल थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह ये नहीं देखा कि एक ही चीज है, ये स्टिमुलस है तो ये रिस्पॉन्स है. अगर ऐसा होता तो शायद फिर सुल्तान जब एक बार छड़ी से कामयाब हुआ था तो दोबारा पेटी पर और अगले वाले और एडवांस एक्सपेरिमेंट में जहां पर छड़ी, पेटी, उसका खुद का खड़ा होना, उसका संघर्ष करना, वो सब शामिल ना होता, क्योंकि व्यवहारवाद एक ही रिलेशन को लेकर चल पाता. तो इस तरीके से जहां पे परसेप्शन के आधार के ऊपर आप अंतर्दृष्टि लगा रहे हैं तो वो गेस्टाल्ट स्कूल की देन है. उसी तरह अगर हम बढ़ते हैं अपने कॉग्निटिविज्म के अंदर, तो कॉग्निटिविज्म के अंदर बहुत से लोगों का नाम है, जैसे कि डेविड ओसुबेल का नाम है. इनका मेन जो अचीवमेंट है वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. वो है अपने आप में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. इन्होंने भी अलग अलग प्रकार की लर्निंग दी है, जैसे कि आपने देखा होगा कोरिलेशनल लर्निंग है, कॉम्बिनेशनल लर्निंग है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग है. तो इनकी एक अपनी सबसेम्पशन थ्योरी है जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग प्रकार की लर्निंग दी. और इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कॉग्निटिविज्म क्यों कहलाया? ये कॉग्निटिविज्म इसलिए कहलाया कि यहाँ पर इस बात पे जोर दिया गया है कि कौन सी वो मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिससे कि व्यक्ति अपनी सूचनाओं को संगठित करता है. तो जहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर जोर है. इसी तरीके से अगर हम प्याजे की भी बात करते हैं तो प्याजे भी यही बात लेकर चलते हैं कि किस प्रकार हमारा दिमाग जो है वो लर्निंग को लेकर अपने अनुभवों का संगठन किस प्रकार करता है, उसके लिए वो किस प्रकार कुछ सिचुएशन में समावेशन, एसिमिलेशन करता है, कब वो एकोमोडेशन, कब वो एक तरीके का समायोजन करता है, व्यवस्थापन करता है. इसी तरह स्टर्नबर्ग की भी अगर नाम ले तो स्टर्नबर्ग भी ये कहते हैं कि सूचना या प्रक्रिया जो भी हमने दिमाग में इतनी सारी चीज़ों को एकोमोडेट करना चाहा, इतनी सारी चीज़ों की सूचनाओं को संग्रहित करना चाहा, तो हम वो चीज़ों को स्टोर कैसे कर रहे हैं, फिर उसको रिट्रीव कैसे कर रहे हैं, हमारा अधिगम किस प्रकार हो रहा है. तो यहाँ पे मेन उन्होंने बल किस पे दिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर. तो जब कॉग्निटिविज्म की बात आती है वो बात करते हैं कि जो आपकी लर्निंग है, जो कि थिंकिंग का परिणाम है, वो एक मेंटल एक्टिविटी है. और वो मेंटल एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दिख ही जाए. वो अपने आप में एक कॉवर्ट है, एक गुप्त है, वो आंतरिक है. जबकि व्यवहारवाद वालों के लिए क्या है? लर्निंग अपने आप में डायरेक्टली एविडेंट होगी. और कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग अगर आपकी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है तो परफॉर्मेंस के द्वारा आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लर्निंग हुई है. अगर आपने एक चीज को सीखा, एक कौशल को सीखा, आप उस कौशल को करके दिखा लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि आप परफॉर्म कर गए हैं, तो इसका मतलब लर्निंग हो गई है. लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी लर्निंग है लेकिन आप शो नहीं कर रहे. अगर मैं एक लाइन बोलूं, यू मीन नो मोर देन व्हाट यू शो, ये बात किसको लेकर है? ये कॉग्निटिविज्म को लेकर है. ये जरूरी नहीं है ना कि अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आप आके सब कुछ बड़ी बड़ी चीजें करके दिखाएंगे. हो सकता है एक बच्चे को आंसर आता है लेकिन वो उस समय बताना नहीं चाह रहा क्लास में, इमोशनली वो हर्ट है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है. तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे की लर्निंग नहीं हुई है. तो कॉग्निटिविज्म और अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म, दोनों में काफी फर्क है. इसी तरीके से अगर हम लेकर चलते हैं अपना अगला वाला कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इस कंस्ट्रक्टिविज्म में जिसमें मेनली जैसे हमारे एनसीएफ में बात की गई है तो हम सामाजिक वाले को कहते हैं. तो जब हम सामाजिक वाले को कहते हैं तो इसकी अवधारणा ये है कि लर्निंग अपने आप में कैसी होगी, अधिगम अपने आप में क्या ये एक्टिव एंड सिंपल होगा, ये एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स होगा,
ये एक्टिव एंड इंडिविजुअल होगा, ये एक्टिव एंड सोशल होगा। तो ये अपने आप में इस बात को लेकर है कि ये एक्टिव एंड सोशल होगा, यानी कि जहां पर अधिगम को इस रूप में बताया गया है कि वो सक्रिय होगा और साथ ही साथ वो सामाजिक होगा। तो इस विचारधारा को वाइगॉट्स्की के द्वारा रखा गया। तो वाइगॉट्स्की क्या मानते हैं कि लर्निंग जो है अपने आप में वो कैसी होगी, वो दिस इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरैक्शन। अधिगम वो है जो कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा सुसाध्य होता है, वो सरलीकृत होता है, सोशल इंटरैक्शंस। ठीक है, तो मेन आप लोगों के यही स्कूल है। बाकी अगर हम और भी करना चाहें तो उसमें एक नाम आप और भी याद कर सकते हैं, और ये कहलाता है आपका मानवतावाद। मानवतावाद जिसके अंदर मेन नाम आपने सुना है कार्ल रॉजर्स का, कार्ल रॉजर्स का, जिनकी बहुत सारी सेल्फ को लेके बहुत सारी थियरीज वगैरह है, और इन्होंने मेनली एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बात करी है, जिसके अंदर एक्सपीरियंसेस मेन होते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर और लोगों का भी काम है, इसे जॉन ड्वीन ने भी प्रस्तावित करा है। और आगे चलकर अगर आप जब DSSB की तैयारी करेंगे, क्योंकि हर पेपर का नेचर अलग है, तो उसमें आपको डेविड कोल्ब का नाम भी करना होगा, उन्होंने भी अनुभाविक अधिगम पे बात करी है। बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर मैं आपसे एक प्रश्न बना के पूछूं, बताएं आपकी NEP 2020 किस प्रकार के अधिगम को प्रस्तावित करती है? किस प्रकार के अधिगम को प्रस्तावित करती है? क्या ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को लेकर है? ऑब्जर्वेशनल, अवलोकनीय, प्रेक्षणीय, अवलोकन अधिगम को लेकर है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर है? तो आपका आंसर बनेगा केवल एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अनुभव दिए जाए, अनुभव जन्य अधिगम। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों के यहाँ पे सारे वाद कंप्लीट होते हैं। तो मैं जो आप लोगों को बता रही थी पहली वाली स्लाइड के अंदर कि आपको क्या क्या चीजें लर्निंग के अंदर पता होनी चाहिए, तो ये एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा अभी कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, पढ़ा आपने नेचर, प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स, टाइप्स पढ़ लिया, थियरीज और इज्म, ये मैंने तीनों को इकट्ठा करवाया। थोड़ी मेहनत आप करेंगे, टेबल अपना खुद बनाएंगे। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा रही हूँ। तो पहले नंबर का क्वेश्चन, नहीं पहला नहीं है, ये वाला है। चलिए, उस प्रकार के अधिगम को आप क्या नाम देंगे जिस अधिगम के अंदर शिक्षक आपके सामने, बच्चों के सामने एक समस्या को रखता है, बच्चों से समस्या के आधार पे बहुत से प्रश्न पूछता है, बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है। बताइए शिक्षक किस प्रकार के अधिगम को सुसाध्य करने में मददगार है? ऑप्शंस में आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या यह अंतर्दृष्टि अधिगम है, समस्या समाधान को लेकर है, अनुकरणात्मक अधिगम को लेकर है? तो किस पे आप निशान लगाएंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पर आपके लिए कीवर्ड था ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, बाकी लर्निंग अब आप खुद बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहीं भी किसी सिचुएशन के सभी एलिमेंट्स को देखकर अंतर्दृष्टि की बात नहीं करी। मैंने बहुत ज़्यादा प्रयासों को तवज्जो देते हुए ये नहीं बताया कि प्रयास करने के बाद बच्चे जो है लिखना सीख गए हैं, ऐसा नहीं कहा। तो प्रैक्टिस लर्निंग के तौर पर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, जो कि प्रैक्टिस लर्निंग का ही नाम है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्किनर की है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि लर्निंग में मेन थॉर्नडाइक ने प्रैक्टिस को माना, तो उनका मानना था प्रैक्टिस इज इंस्ट्रूमेंटल इन लर्निंग।
ठीक है। और उसके बाद आपका बचा है सोशल लर्निंग, वो आपका बेंड्यूरा के द्वारा दिया गया, वो बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट आपने सबने पढ़ा ही होगा। कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, वो भी करा दूंगी। या वैसे तो मेरे बेटा इतने वीडियोस है यूट्यूब पे, कोई भी थ्योरी का नाम टाइप करोगे वीडियोस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में मैंने दिया है कि आप बताइए कि किस प्रकार की लर्निंग हमारी कहीं ना कहीं इनसफिशिएंटली अप्लाई होती है। जैसा कि हम अक्सर देखते ही हैं, बच्चे एग्जाम का टाइम है, अब तो रट्टे मारते हैं सुबह उठकर और उसके बाद पेपर में बहुत अच्छा लिखकर भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, 1-2 महीने के बाद पूछें तो सब बट्टा गोल। तो ये जो एकदम गोल हो गया, सारा पड़ा हुआ रट्टे छूमंतर हो गए, तो लर्निंग का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ध्यान करना, मैंने पूछा कौन सा नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहला कि लर्निंग टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर है, ये तो भाई हमारा लर्निंग का प्रिंसिपल ही नहीं है, तो पहला तो यूं ही काट दीजिए। नीचे के 3 है, अब इन तीनों में से देखते हैं। लर्निंग में कम से कम कुछ परमानेंसी तो होती है भाई, अगर आप कुछ सीखे हैं तो 1-2 महीने के बाद भी कुछ तो कर पाएंगे, थोड़ा तो एक आप लोगों की परमानेंसी, थोड़ा स्थायित्व तो व्यवहार में होगा। तभी तो हम कह रहे हैं रिलेटिवली कल आपने जब नहीं सीखा था तब आप क्या थे, और आज की क्लास को सीखने के बाद आपको क्या समझ में आया, तो कम से कम पेपर के बाद भी कुछ तो चीजें आपको याद रहेगी। तो सेकेंड वाला। और थर्ड वाला कह रहा है इंक्लूड इन चेंज इन बिहेवियर, जो कि मैच्योरेशन का है। तो यहाँ पे ऐसा मैंने कोई प्रश्न नहीं दिया कि एक बच्ची 7 महीने के होने के बाद घुटने चलना शुरू कर गई है, बताइए बच्ची के अंदर ये बदलाव क्या आएगा, क्या ये अधिगम है? नहीं है। जब लिखा एज के साथ आ रहा है तो मैच्योरिटी है। उसके बाद है लर्निंग आपका कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव वो होगा जब आप लर्निंग के सभी क्षेत्रों की बात करेंगे कि आपने कहा संज्ञानात्मक में भी है, मनोगत्यात्मक में भी है और भावात्मक में भी है। तो आंसर बना सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? पेडागोजी के बारे में पूछे हैं 2 क्वेश्चन मैंने। पेडागोजी ये कह रही है कि पेडागोजी इज एन आर्ट, पेडागोजी इज अ साइंस। दोनों में अगर हम कहते हैं ये आर्ट भी है साइंस भी है, तो इनके पीछे के कारण क्या है? आर्ट अगर ये है तो इसमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं। उन तत्वों के साथ हम इस चीज को कितना खूबसूरती के साथ, कितने कलात्मक रूप से अपनी शिक्षण कला को सुशोभित कर सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट पेडागोजी एज अ साइंस, तो इसका मतलब इसमें कुछ आपके लॉज है। इफ यू अप्लाई दोज लॉज, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। साइंस में क्या बड़ी चीज है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है या कुछ भी आपके प्रिंसिपल है साइंस में, आपको पता है कौन सी चीज पानी में डूबेगी, जिसका घनत्व डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, उसको अगर आप डालेंगे पानी में वो डूब जाएगी। तो आपको अगर ये पता है कि घनत्व इसका पानी से ज्यादा है, तो हाँ जी ये डूब जाएगी, आपने अनुमान लगा लिया, प्रेडिक्ट कर दिया इस बात को। तो इसी प्रकार पेडागोजी को हम साइंस केवल प्रेडिक्टेबिलिटी के आधार पे बताते हैं कि अगर आप एक अच्छे तरीके के लर्निंग के लॉस को अप्लाई कर रहे हैं तो लर्निंग बच्चे की बढ़िया होगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही जो रीजंस लिखे हैं वो उल्टे लिख दिए हैं, तो मेरा आंसर बन जाएगा यहाँ पे नन। तो आर्ट का मतलब है बहुत सारे तत्वों का संयोजन है, और अगर साइंस होती है तो इसका मतलब इसमें अनुमानता यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट होगा। तो आंसर बना नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी इंक्लूड। भाई पेडागोजी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सेकेंड वाला। पेडागोजी सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि आपका टीचिंग मेथड क्या है। जब मैंने कहा कि पेडागोजी आपकी आर्ट है, तो बहुत सारे तत्व इसमें शामिल हैं। पेडागोजी आपकी साइंस है जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है, यानी कि हम जिस प्रकार की लर्निंग को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी कैसे हो कि लर्निंग के जो आउटकम मुझे चाहिए वो मुझे मिल पाए, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो मुझे क्या क्या बदलाव उसमें करने पड़ेंगे, ताकि उन बदलावों के करने के बाद मैं ये अनुमान लगा सकूं कि आपकी बार रिजल्ट आएगा। तो वो ऑप्शन मेरे को सेकंड वाले में मिलता है, जिसमें मैंने असेसमेंट, रेमेडियल, एवोल्यूशन, लर्निंग आउटकम, इन सभी की बात कर ली है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को हम क्या कहते हैं? इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। देखो बच्चों, है दोनों ही फैक्टर्स अपने आप में इंटरनल है।
आपका जो एटीट्यूड है वो आपकी पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है। आपको कौन व्यक्ति की वीडियोस देखना पसंद है वो आपका अपना एटीट्यूड है। बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी मूवीज हैं। आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, दैट इज टोटली पर्सनल टू यू, दैट इज टोटली योर चॉइस। तो वो है आप लोगों का एक तरीके का एटीट्यूड। और जब एप्टीट्यूड, तो आपका तो सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर आप में शिक्षण अभिक्षमता है तो आप में शिक्षण बनने की एक अच्छी कला को आप लेकर चल सकते हैं, आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और अगर आप में एक अच्छे शिक्षक बनने की अभिक्षमता है तो आप इस प्रोफेशन के अंदर काफी कामयाब हो जाएंगे। तो क्षेत्र विशेष के अंदर जो आपकी योग्यता है वो कहलाएगी आपका एप्टीट्यूड, वो कहलाएगी आपकी अभिक्षमता। आंसर बन जाएगा अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? क्या लर्निंग एडजस्टमेंट है? अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि मर्फी का ये मानना था कि लर्निंग में चेंज इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल नीड्स, वातावरणीय मांगों का मिलान करने के लिए व्यवहार में जो परिवर्तन है वह अधिगम है। यह बात मर्फी ने कही। तो यस इज इट एडजस्टमेंट। क्या लर्निंग स्पाइरल है? बिल्कुल है स्पाइरल। ऐसा तो नहीं है कि आपकी हर बार पेस ऑफ लर्निंग एक से ही रहती है, लीनियर तो नहीं है ना। ये हमेशा आपका स्पाइरल है, कभी तेज है कभी कम है, कभी मन टूटा है। कितना भी अच्छा आपको चीजें मिल जाए आप नहीं सीख सकते क्योंकि दिल आपका टूटा हुआ है। तो लर्निंग आपकी स्पाइरल है। एंड इफ इट इज स्पाइरल तो वन मोर थिंग इज ऑल्सो अटैच टू इट, एंड दैट इज कि अगर वो स्पाइरल है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी, वो सिंपल नहीं होगी। तो लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि ये आपका सिंपल है। तो ये पॉइंट आंसर नहीं बनेगा ना, ये वाला मतलब आप लोगों के लिए नहीं में आएगा। तो ये आंसर हो गया। और यूनिवर्सल तो हमने पहले ही लिखा है कि हाँ भाई लर्निंग आपकी कहीं भी हो सकती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा इंट्रा इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है लर्निंग का? बेटा फैक्टर्स का क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा ट्रिकी करके मैंने एक शब्द को रीपैकेज कर दिया है। मैंने पर्सनल वर्ड को ना लिखकर इंट्रा इंडिविजुअल ले लिया, जो आपके अंदर का है। तो आपके अंदर का कौन सा है? मैच्योरेशन आपके अंदर का है, आपका सोशियो इमोशन डोमेन आपका किस प्रकार का है। लेकिन क्लासरूम प्रोसेसेस के अंदर है कि आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, आपके टीचर किस प्रकार के पेडागोजिकल प्रोसेसेस को लेकर चलते हैं। तो ये वाला जो आपका है ये एनवायरनमेंट को लेकर है। एंड एटीट्यूड पहले ही बताया आपका पर्सनल वाला है। चलिए अगला, लर्निंग अपने आप में क्या है? जो भी आप जानते हैं वो अधिगम है, या जो एक रिलेटिव स्टेबल इफेक्ट है कि आपने जितनी भी ज्ञान और कौशलों को अख्तियार किया है उनमें कुछ स्थायित्व सापेक्षिक रूप से देखा जाएगा। ये आंसर बन जाएगा। अगर मैं कहूं व्यवहार में जो बदलाव है तो वो हर बार आपका दिखना ही चाहिए, तो हर बार नहीं दिख पाएगा। मैंने कहा कि कई बार ऐसा होगा कि आपका लर्निंग जो है वो है और वो आपकी परफॉर्मेंस में नहीं दिख पा रही होगी क्योंकि आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद है दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय कंटेक्चुअल फैक्टर, संदर्भगत कारकों से नहीं, ये प्रभावित होता है। तो आंसर बन गया आपका सेकंड वाला ऑप्शन। उसके बाद अगला वाला ले लेते हैं, कौन सा आपका लर्नर रिलेटेड नहीं है? यानी कि फिर से अगर लर्नर रिलेटेड नहीं है तो एनवायरनमेंट का होगा। एनवायरनमेंट का होगा तो अपने आप में क्या बन जाएगा? लेसन प्लान कौन बनाएगा? टीचर बनाएगा ना, बच्चे के अंदर का तो नहीं है ना। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स है, एज हो गया, अटेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये लर्नर के खुद के है। तो आंसर बन जाएगा आपका पहला वाला। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू किस बात को लेकर है। ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो बता रहा है संज्ञान कैसा है, अनुभवों का संगठन है, इसके अंदर आप सूचना को किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, हाउ डू यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, हाउ मेनी मेंटल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्वड इनटू दिस। तीनों के ऑप्शन ऊपर वाले कॉग्निशन के ऊपर है, लेकिन जो चौथा वाला पीयर इंटरैक्शन है वो बता रहा है कि बच्चों को आप आपस में जुड़कर मिलकर काम करने के लिए, काम करना मतलब ज्ञान को रचने के लिए आप उनको उकसाते हो, आप उनको इस प्रकार की सिचुएशंस प्रोवाइड करते हो। तो आंसर आपका बन गया चौथा वाला। एक मिनट मेरे को चेक करना, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके? बेटा क्वेश्चंस आपके सारे हो गए हैं, ठीक है। आप मुझे आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। बचे हुए 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल दे दूंगी। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करती हूँ। और लाइव के लिए बस मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आप 100 बच्चे भी क्लास में लाइव जुड़ते हैं तो आपके बाकी सेशंस जितने भी होंगे वो मैं लाइव कर दूंगी। नमस्कार।